डिस्कस कर लिए एंड जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स वेबसाइट में अवेलेबल हैं, आप इसमें जाके आराम से देख सकते हैं। ऑलराइट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 आपका सॉल्यूशंस था, दिस इज़ आज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इसका नाम है सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, और नाम से आपको अच्छे से पता है सॉलिड स्टेट में आप किस की बात करने वाले हो, सॉलिड सब्सटेंसेस की बात करने वाले हो। ठीक है ना, तो आप इस चैप्टर में देखोगे कि आप कैसे सॉलिड की डीप स्टडी करेंगे। सॉलिड का मेन मीनिंग ये होता है कि अगर जब आप किसी सॉलिड की बात करते हो, आपके पास 3 स्टेट्स होती थी, एक गैशियस स्टेट, एक आपके पास होती थी लिक्विड स्टेट, एक होती थी आपके पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक ऐसी स्टेट थी जिसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है, तो देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस ऑफ कॉम्पैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी एंड ऑल। ठीक है, अभी धीरे धीरे देखेंगे इन चीज़ों को। तो सॉलिड स्टेट में आपको इतने बात क्लियर है कि आपको ऐसे सिस्टम की स्टडी करनी है जहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे हम लोग, उनके रिलेटेड कैसे कैसे आपके फॉर्मेशन और न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि आपका एम होना चाहिए, आपको जो एग्जामिनेशन आएगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, उनको स्टडी किया जाए। तो बिना किसी डिले के अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका सॉलिड। देखो, सबको पता है सॉलिड क्या होता है, बट आई वांट कि आप लोग इस डेफिनेशन को लिख लें। ठीक है, आपने जैसे सॉल्यूशन के नोट्स बनाए थे उसी तरीके से इसके भी नोट्स बनाए। तो आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए सॉलिड। डेफिनेशन इसकी रहेगी, दैट स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are bounded with strong forces of attraction, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, इसमें हमने कुछ डिफ़िकल्ट तो डिस्कस किया नहीं है। बात बस इतनी सी है कि आपको पता है कोई भी मैटर होता है वो मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलके बनता है। ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल या एटम आपके पास होगा, उसी जिनसे मिलकर आपका वो पूरा सब्सटेंस बनेगा, पूरा वो सॉलिड पार्टिकल बनेगा, उस छोटे से हिस्से को बोलते हैं, वो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आपका कंप्लीट सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब इनकी हेल्प से पूरा आपका सॉलिड बन रहा है। यू कैन इवन कॉल इट अ स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसकी हेल्प से पूरा सॉलिड बन रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ये डेफिनेशन लिख लो सॉलिड की, आपको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सॉलिड के बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ हम सब ने बहुत ही ज़्यादा क्लासेस से 9th 10th सब में पढ़ रखा है चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अच्छा, जो प्रॉपर्टी आपकी पहली रहती है वो होती है आपकी शेप। आपको पता है कि शेप, साइज एंड वॉल्यूम, जो आपका सॉलिड का होता है वो डेफिनेट होता है, चेंज नहीं होने वाला। इसकी बाउंड्री फिक्स रहती है, वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है। ठीक है, अच्छा, और क्योंकि ऑलरेडी इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए आप कहते हो कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सो यू कॉल इट कंप्रेसिबिलिटी इज़ वेरी लो। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट आपका रहता है फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी बहुत कम रहती है। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल चीज़ नहीं होती है, रबर की तरह नहीं होता है। ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी लो। ऑलराइट, फिर आप कह सकते हो इसमें, जैसे आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के टाइम पे मैंने एक चीज़ डिस्कस करी था आप लोगों के संग, डिफ्यूजन जो एक फिनोमेना था गैसेस एंड लिक्विड्स के संग हो जाता है। सॉलिड के केसेस में बहुत कम होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं होता, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है। सो यू से इट लाइक डिफ्यूजन इज़ ऑल्सो वेरी लो। ठीक है, इसका आता है आपका
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ये इनके हाई होते हैं। अब आपने ये चीज़ पहले भी स्टडी करी है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट आपको हीट देनी पड़ेगी उनका फेस चेंज करने के लिए, यानी कि एक तरीके से उनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि वो उनकी जो वैल्यू होती है, यानी कि टेम्परेचर की जो क्वांटिटी है, टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो काफ़ी हाई रहता है। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट जो प्रॉपर्टी होता है ये जनरल पॉइंट है, हर एक के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, बट जनरली दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, generally it's not true for all the cases but in a general form yeah। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हो। ऑलराइट, तो अंश आप भी आ गए, नाइस, वेरी गुड। सब लोग आ जाओ, धीरे धीरे ज्वाइन होते जाओ, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, आज एकदम डिटेल में समझेंगे इसको कि ये इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। अच्छे से पढ़ लो तो आपको फिर टेंशन नहीं होगी, बुक में भी खोलोगे तो आपको सब लाइन से समझ में आता जाएगा। चलो, अच्छा एक चीज़ मुझे बता दो, मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत ना हो, नॉइज़ ना आ रही हो, आवाज़ क्लियर है? अगर आवाज़ क्लियर है तो मुझे बता दो। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। तो अब इसका आगे वाला टॉपिक में पढ़ते हैं। आपको जैसे सॉलिड स्टेट था आपका, ठीक है, ये आपका टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपको पहले पता होना चाहिए जो सॉलिड है इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। देयर इज टू वेज आई कैन क्लासिफाई द सॉलिड इन टू वेज। ऑलराइट, द फर्स्ट वे इज like you can call it a crystalline solids, crystalline solids, and the second classification आप उसको बोल सकते हो amorphous solid, amorphous solid। क्रिस्टलाइन पता है आपको, क्रिस्टल फॉर्म होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है ना। एमॉर्फस को आप पाउडर भी कह सकते हो, देयर काइंड ऑफ पाउडर्स, ठीक है, आराम से टूट जाते हैं। इट इज़ लाइक आपके पास एक चौक है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, एंड आपके पास एक मार्बल है, ये भी उसी सेम चीज़ों से मिलकर बना होता है। मार्बल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, इट इज़ हैविंग अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो दिस कम्स अंडर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। But the chalk, even if it is having the same components just like marble, still it is not as strong as marble, it's very fragile, आराम से टूट जाता है, पाउडरिश फॉर्म में आ जाता है। अगर उसको आप तोड़ोगे अच्छे से, इफ़ यू विल क्रश इट, देन चॉक आराम से पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। सिर्फ यही दो तरीके नहीं होते, सिर्फ यही तरीका नहीं है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है। अभी और देखते हैं। ऑलराइट, तो इसमें डाल लेना हेडिंग लाइक क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, ठीक है। लेट्स मेक इट ब्लैक। चलो, पहला जो क्रिस्टलाइन का अंदर आप स्टडी करोगे वो होता है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, तो आप उसमें लिखोगे दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। और ये जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ये किस चीज़ का रेगुलर अरेंजमेंट होगा? ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। स्टार्टिंग बताया था मैंने, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स मान लो, एटम्स मान लो, जिनसे मिलके ये बन रहा है। सो उन सभी का रेगुलर अरेंजमेंट फॉर अ लॉन्ग रेंज, फॉर अ लॉन्ग रेंज, RANGE, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
लॉन्ग रेंज के लिए इनका रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, किनका? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का। ऑलराइट, एमॉर्फस के केस में क्या होगा? अरेंजमेंट होगा, कुछ हद तक आप उसको रेगुलर अरेंजमेंट भी कह सकते हो। यहाँ पर भी रेगुलर अरेंजमेंट होगा, लेकिन ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है ये होगा फॉर शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। ये शॉर्ट रेंज के लिए है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आपका लॉन्ग रेंज के लिए है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ, मान लो मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है, ऐसे ही बगल में एक और मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स लाइन से अटैच्ड होंगे, तो आप ये देखोगे कि वो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही लाइन में, एक ऑर्डर में, एक तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक सिमिट्री में, एक डिसिप्लिन में, एक ऑर्डर में, वो सब लोग अरेंज्ड होंगे। और ये जो अरेंजमेंट है, जो इसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, इक्वल डिस्टेंसेस में सब ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपनी जगह को, ये काफ़ी लॉन्ग रेंज के लिए। देखो इतनी सारी डिस्टेंस जो है पूरी रेगुलर है, सो दिस इज़ माई लॉन्ग रेंज। और समझ में आ रही है? लेकिन एमॉर्फस के केस में क्या होगा कि सारे पार्टिकल्स इधर उधर होंगे, देयर इज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर होगा लेकिन वो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए। आप देखोगे कि भाई बस थोड़ा सा 2-3 मॉलिक्यूल्स ही होंगे जो कि एक लीनियरली अरेंजमेंट में होंगे, बाकी सब इधर उधर पड़े हुए होंगे। देयर विल बी नो ऑर्डर, देयर विल बी नो डिसिप्लिन ओवर हेयर। ठीक है, तो ये आता है अंडर एमॉर्फस एंड दिस कम्स अंडर द क्रिस्टलाइन। ठीक है, ओके, तो और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसके साथ में। एंड सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, ये आपने लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लो। सेकंड पॉइंट स्टडी करते हैं। ये ऊपर क्रिस्टलाइन था, क्रिस्टलाइन, इधर यहाँ पर एमॉर्फस था, एमॉर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन में आप ये कहोगे कि दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स, they are also known as true solids, and amorphous are known as pseudo solids, false। pseudo का मतलब होता है गलत, यानी कि false। pseudo, pseudo p साइलेंट होता है। ठीक है, pseudo solids। अच्छा, इन pseudo solids का एक और नाम होता है, इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इनका ये भी नाम है, क्या? सुपर कूल्ड लिक्विड भी इनका नाम होता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट रहेगा आपका कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी शार्प होगा। मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, शार्प का मतलब है यहाँ पर कि इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी। मान लो कोई सब्सटेंस है, कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स, मान लो वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड में वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको भले ही आपको मेल्ट करना है उनको, तो आप उनके लिए रेंज बताते हो। आप कुछ सब्सटेंसेस के लिए रेंज आप कहते हो, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेल्ट होते रहेंगे। जैसे प्लास्टिक को ले लो, प्लास्टिक को अगर आप स्टार्टिंग में हीट करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे वो फॉर्म अपना चेंज करना स्टार्ट करेगा। कुछ पार्ट उसका कन्वर्ट हो भी जाएगा कम्प्लीटली लिक्विड में, लेकिन कुछ पार्ट उसका रह जाएगा, यानी कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म मेल्टिंग नहीं होगी। तो वो यूनिफॉर्म मेल्टिंग जब नहीं होती है उसको हम स्टडी करते हैं एमॉर्फस के अंदर। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट इज इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब इसके लिए आपको एक रेंज डिफाइन करनी पड़ती है। वो रेंज कुछ भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 100 to 150 का। ठीक है, अब थर्ड के बाद आपका आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आप समझते हो दो चीज़ों के बारे में, एक होता है एन आइसोट्रॉपिक, एक होता है आइसोट्रॉपिक। देखना, एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है, और एक होता है आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक वो, ऑलराइट रुको, एन आइसोट्रॉपिक वो होता है, ध्यान से देखना, एन आइसोट्रॉपिक वो होता है जिसके अंदर डिफरेंट
फिजिकल प्रॉपर्टीज शो होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दिखती हैं तो उसको बोलते हैं वो कि वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब जैसे मान लो कि आपने अभी कुछ देर पहले एक स्ट्रक्चर बनाया था क्रिस्टलाइन का डेफिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा आपने बनाया था। अब इसमें आप देखते हो कि अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो, मान लो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में चलते हुए आपने कोई फिजिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करी और वैसे ही आपने डायगोनली चलते फिजिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करी तो उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, यानी कि हर एक डायरेक्शन पे अलग डिफरेंट वैल्यू आ रही है, देन आई विल कॉल इट एज एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एनाइसोट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक में हो जाएगा कि सारी प्रॉपर्टीज़ यानी कि फिजिकल की सारी प्रॉपर्टीज़ हर एक डायरेक्शन में सेम रहेंगी, इसलिए उसको आइसो बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डायरेक्शंस अलग अलग होंगे लेकिन प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, यानी कि हर एक डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है। अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये एग्जामिनेशन में बहुत कंफ्यूज करता है। अकेला प्रॉपर्टी लिखा होगा देन यू विल नॉट डिफाइन एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। ओनली इफ इट इज़ मैंशनड कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात चल रही है तभी आप कहोगे ये एन आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक की बात चल रही है। आई होप आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब इसके आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स और लिख लो। ये था आपका क्रिस्टलाइन, ये था आपका एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल लिख लो आप, लाइक NaCl, क्वार्ट्स, KCl, CF2 ले लो, जिंक सल्फाइड ले लो। इन सब एग्जाम्पल्स हम करेंगे, इन सभी के एग्जाम्पल्स हम इन फर्दर क्लासेस इनको सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड एमॉर्फस में आप ले लो लाइक रबर, ग्लास ले लो, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं चौक भी समझाया था मैंने आपको, वो भी एमॉर्फस के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपको ये समझना है कि आपके पास होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये टेबल टाइप की है, आपके पास होगा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको कहते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन को कहते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। तीसरे क्लासिफिकेशन को बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स। एंड जो फोर्थ क्लासिफिकेशन होता है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ध्यान रखना। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या स्टडी किया? आपने देखा सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। देन आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड के डिस्टिंग्विश किया, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ में देखा आपने क्या क्या डिफरेंस है। अब आप स्टडी कर रहे हो कि उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने पार्ट्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होता है आयनिक सॉलिड पहला, देन मेटालिक, देन कोवेलेंट, देन मॉलिक्यूलर। फाइन। अच्छा, अब इन सब को हम लोग इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ क्या कहने का मतलब है। पहले हम इसके देखते हैं कि इन चारों के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कौन से हैं, यानी कि ये किन किन पार्टिकल से मिलके बना है। तो आई कॉल इट पार्टिकल्स। किन पार्टिकल से मिलके ये बने हैं। आयनिक सॉलिड जो होते हैं आयन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। आयन्स का मतलब क्या होता है? आपके पास कैटायंस होंगे, आपके पास एनायंस होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो आपके मेटल एटम्स से बनते हैं,
मेटल एटम्स, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड्स आपके नॉन मेटल एटम से बनते हैं, नॉन मेटल एटम्स, ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिकुलर सॉलिड्स मॉलिक्यूल से बनते हैं, एटम से भी बन सकते हैं बट प्रोवाइडेड सारे एटम्स सेम टाइप के हों, ठीक है। तब आप इसमें यहाँ से मॉलिक्यूल्स लिख लेना। अच्छा, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहला तो आपने स्टडी किया इनके अंदर पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे। अब आप देखोगे कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कॉजेस कौन होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कॉज कर रहा है। आयंस के बीच में आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चीज़ पता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ये पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है सबको। ऑलराइट, मेटालिक सॉलिड यानी कि मेटल एटम्स के अंदर होता है मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड यही पढ़ा है आप लोगों ने। कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं मेटल एटम्स, अभी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकंड लिखते हैं इसमें मेटल बॉन्ड्स। अब इनके बीच में होता है, यू कॉल इट कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। दैन इसके बीच में होता है वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैंने इसको स्टडी किया अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स, कि सब में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। देन देखा कि फैक्टर ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन किन फैक्टर्स या किन कॉज किस कॉज की वजह से होता है। तो हमने स्टडी कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेटालिक, कोवलेंट एंड वैन डर वाल्स। देन थर्ड आपका जो आप स्टडी करोगे वो होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टडी करोगे। तो आयनिक सॉलिड के केस में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो काफ़ी आपका हाई रहता है, यहाँ के केस में भी आपको हाई लिखना है। ये सब आप टेबल बनाते चलो, साथ साथ लिखते चलो। कोवलेंट सॉलिड के केस में यहाँ वेरी हाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, जैसे कोवलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है डायमंड, आपको पता है इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इंसेनली हाई। सो यू कॉल इट, आप कोवलेंट सॉलिड जो बनते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। ऑलराइट, देन इसके बाद आपका आता है मॉलिकुलर सॉलिड्स, एंड इसका आपका रहता है काफ़ी लो, क्योंकि ये काफ़ी वीक फोर्स होती है, वैन डर वाल्स फोर्स आराम से ब्रेक की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आप स्टडी करते हो इनका कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस आप ये कहते हो कि जब भी आयनिक सॉलिड होगा तो वो मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेगा। जैसे NaCl को ले लो, NaCl इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको एक्वस या मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट ना करो, यानी कि उसमें आयंस ना आ जाए। अगर उसमें आयंस आएंगे तभी तो चार्ज कैरी करेगा, तभी तो कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा पाएगा, ठीक है। अच्छा, मेटालिक सॉलिड्स के अंदर कंडक्टेंस हाईएस्ट होती है। मैंने आपको बताया था एक मेटालिक सॉलिड के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक मेटल की शीट है और ये मेटल की शीट आयरन से बनी है, Fe ने डिसोसिएट करके Fe2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मान लो 2 पॉजिटिव बना रहा है। तो होता क्या है कि Fe2 पॉजिटिव चारों तरफ पड़े रहेंगे, एक फिक्स पोजीशन पे एक जगह बैठे रहेंगे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इन्हीं को बोलते हैं कर्नल्स, एंड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स एक वाटर की तरह, सी की तरह, यानी कि चारों तरफ फैले रहेंगे। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को शायद। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये जो होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ बहते रहेंगे पानी की तरह, ठीक है, या क्लाउड की तरह कह सकते हो आप। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनको बोलते हैं कर्नल्स। तो अब ये देखो, आपको क्या देखना है, कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द चार्ज कैरियर्स, यानी कि कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होने चाहिए जो मूव करें। अब मेटालिक सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ मूव पहले से ही कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट विल ईजिली फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ चार्ज। सो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो कर सकती है, इसलिए आप कहते हो मेटालिक सॉलिड्स में हाईएस्ट कंडक्टेंस आपको मिलता है।
इसके बाद कोवलेंट सॉलिड में ये लो रहता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी ये लो रहता है। और अब इसके बाद एग्जांपल्स देख लो इसके। एग्जांपल्स में आपका जो आयनिक सॉलिड होगा उसमें आपने अभी पढ़ा था NaCl, ये सारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये भी डाल देते हैं, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड में आप आयरन ले लो, अभी एग्जांपल लिया था, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, और जिंक भी उठा लो, एक्सेट्रा। कोवलेंट सॉलिड्स में आपने अभी डायमंड देखा था। डायमंड है क्या? कार्बन कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन कार्बन कंपाउंड हो गया, सिलिकॉन सिलिकॉन कंपाउंड हो सकता है, सिलिकेट्स बना सकते हैं वो लोग, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आप ले सकते हो लाइक H2O हो गया, CO2 हो गया, I2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब लिख लो अच्छे से आप। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटिस। लैटिस क्या होता है? लैटिस कैसे समझो कि ये एक आपका 3D अरेंजमेंट है, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मान लो जिनसे मिलके आपका एक बड़ा सा सेल बनता है या पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो आप ये कहोगे कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, शॉर्ट फॉर्म में CP लिख रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इन अ 3 डायमेंशनल एरिया, यानी कि 3D, और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट के एग्जांपल में आप मान सकते हो जैसे ये एक पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स अगर मैं लाइन से लगा दूँ, लाइन से मान लो मैं यहाँ पर रॉ क्रिएट कर दूँ इस तरीके से, तो आपने क्या किया अभी? रेगुलर अरेंज, एक पॉइंट को अरेंज कर दिया अलग अलग तरीके से। तो ये जो सिंगल पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, जिनसे आपका ये पूरा ये स्ट्रक्चर बन रहा है, पूरा ये 3D अरेंजमेंट हो रहा है, इन्हीं पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स इनका नाम है, ये प्रॉपर, इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। एंड और ये जो पूरा 3D अरेंजमेंट हो जाएगा, अभी देखो अभी मैंने एक लाइन बनाई है, मान लो इसके नीचे कैसे एक और लाइन आ जाए, इसके नीचे एक और लाइन आ जाए, ऐसे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपने जो बनाया, पूरा जो अरेंजमेंट ये नया जो आपने बनाया, इसको आप कंप्लीटली बोलते हो लैटिस। 3D में आप देखोगे अगर, तो 3 डायमेंशन में इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैटिस, यानी कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स का अरेंजमेंट आप लैटिस बोलोगे। तो डेफिनेशन पर लिखवा दी थी, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन, और अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस, ठीक है। अच्छा, अब इन लैटिस पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, ध्यान से देखना भी, अगर मैं ज्वाइन करूं इस तरीके से, जैसे मान लो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया रेड लाइन से, ठीक है। अब मैंने इनको ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, आप देख रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक टाइप का बना दिया मैंने। अब इसको नीचे एक्सटेंड किया दोनों साइड से, देन नीचे यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक यूनिट बॉक्स टाइप का बना दिया। ध्यान से देखो मैंने क्या बनाया अभी, एक सेल टाइप का, यानी कि एक 3D में क्यूब, एक 3 डायमेंशनल यूनिट बनाई है, एक ऐसी यूनिट जिसके रेपिटेशन से आप पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बना सकते हो। इट्स लाइक दिस, आपके पास घर है, ठीक है, पूरा घर किससे बन के बनता है? ईंट से, ब्रिक। वो ब्रिक को बार बार रेपिटेट करोगे, बार बार यूज़ करोगे, एक अरेंजमेंट में लगाते जाओगे तो आपका पूरा घर आपका खड़ा हो जाता है, ठीक है। आप पूरा घर बना सकते हो एक ब्रिक से, यानी कि एक टाइप के ब्रिक्स को रिपीट कर करके लगाते, लाइन से लगाते जाओ, अरेंज करो सही से, रेगुलर अरेंजमेंट करो उनका, तो आपका एक पूरा घर बन जाता है। या सेम वे ये जो पूरा आपका जो स्ट्रक्चर होगा 3D का, जिसको हम लैटिस बोल रहे हैं, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, जस्ट लाइक अ ब्रिक,
जिसको हम बार बार रिपीट करके पूरा का पूरा लैटिस बना सकते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट सेल। यूनिट सेल आगे भी बढ़ सकता है, यानी कि देखो नेक्स्ट टाइम ऐसे 2 यूनिट सेल मिलके कंटिन्यूस आप थर्ड भी बना सकते हो, फोर्थ, सारे यूनिट सेल लाइन से लगाते चलो आप, तो आपका पूरा का पूरा लैटिस फिर से फॉर्म हो जाता है। तो यूनिट सेल के बारे में आप देख लो। ये यूनिट सेल की डेफिनेशन होती है कि दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट which can form क्या फॉर्म कर सकता है? लैटिस। पूरा का पूरा लैटिस बना देगा ये। लैटिस इज लाइक अ हाउस एंड यूनिट सेल इज लाइक अ ब्रिक इन द हाउस, ऐसे इमेजिन करो। सो स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रेपिटेशन, इट इज नोन एज यूनिट सेल। इतना सा कंसेप्ट क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा ये। जैसे इसको देखो आप, ये आपका यूनिट सेल है, रेपिटेशन हो रहा है इनका। उस एक छोटे से यूनिट सेल की हेल्प से आपने पूरा का पूरा एक बड़ा सा लैटिस बना दिया, एंड इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एक मॉलिक्यूल है इसी को बोलते हैं, अरे कहाँ गया, अभी देखना फिर से। यहाँ पर ये जो एक मॉलिक्यूल है, ये छोटा सा, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। इन्हीं को आपने बोला था लैटिस पॉइंट, ये आपका कहलाता है लैटिस पॉइंट, ठीक है। और ये आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको स्टडी करना है इसमें यूनिट सेल, ठीक है। आपको समझ में आ गया यूनिट सेल क्या होता है? वो एक ब्रिक जैसा होता है जिसके रेपिटेशन से आपका पूरा का पूरा एक लैटिस, यानी कि पूरा का पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। अब ये जो यूनिट सेल होता है ये 2 टाइप का होता है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये 2 टाइप का है। पहला क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको सिंपल, इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, एंड दूसरा होता है इसका सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा, सिंपल यूनिट सेल के अंदर क्या होगा आपका, इसका एक और नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, नाम है इसका, उसे याद कर लो। सेंटर्ड यूनिट सेल के अगेन 3 क्लासिफिकेशन होंगे। इसको पहले वाले को बोलेंगे आप फेस सेंटर्ड, ये सब लिखते चलो लाइन से। दूसरा आपको बोलोगे बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, एंड तीसरे वाले को बोलोगे आप एंड सेंटर्ड। अभी के लिए ये क्लासिफिकेशन क्या, यूनिट सेल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सिंपल यूनिट सेल, एक सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सिंपल यूनिट सेल है उसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, नाम है उसका। और सेंटर्ड यूनिट सेल अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फेस, बॉडी एंड एंड। ये एग्जैक्टली क्या होता है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो पहला आपका जो होता है यूनिट सेल, वो होता है आपका सिंपल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। ये देखने में कुछ ऐसा है, देखो आपके पास ऐसा एक क्यूब होगा, ठीक है, इस क्यूब को हमने बोला था यूनिट सेल, ठीक है। अब उस यूनिट सेल के चारों कॉर्नर्स पे समझना, सिंपल प्रिमिटिव सेल के अंदर जो कॉर्नर्स होंगे, चारों कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। जैसे ये सिंपल यूनिट सेल है, इसके चारों तरफ देखो ये एटम्स ऐसे चिपके हुए हैं। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। देखना इसको, एट प्रेजेंट इस तरीके से ये दिखा रहा है क्या, ये वही है आपका एक क्यूब बना हुआ है, इसके चारों कॉर्नर्स पे, चारों तरफ टोटल कितने कॉर्नर्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे भी होगा 8। तो 8 कॉर्नर्स पे आपके ऐसे एटम्स लगा रखे हैं। अब समझने वाली बात क्या है इसमें, देखना
ये वही शो कर रहे हैं कि ये टोटल 8 आपके एटम्स चारों कॉर्नर पे हैं, और ये डिस्टेंस बीच में शो करिए, असलियत में इतनी होती नहीं है। असलियत में अभी आपको दिखेगा कि ये एटम दिखने में कैसा लगता है। असलियत में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सारे एटम्स इस तरीके से एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आप देखोगे कि ये जो आपने पहले जो ऐसा क्यूब टाइप का बनाया था, अब इन सभी एटम्स के सेंटर पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर अभी ये ज्वाइन करेंगे, अगर इन सबको आप इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे तो आपको दिखेगा कि जितना हिस्सा इस पूरे एटम का इस स्क्वायर के अंदर आ रहा है, सिर्फ उसी को मैं कह सकता हूँ कि वो यूनिट सेल के अंदर है। फिर से समझना, यूनिट सेल के अंदर, यूनिट सेल कौन सा सेल है? ये जो बाउंड्री बना रखी है ये तो है स्क्वायर। इसके बाहर जितना भी एटम होगा हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ उस एटम से मतलब है, उस हिस्से से मतलब है एटम के जो कि इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। जैसे आपको ये इतना वाला हिस्सा दिख रहा है अंदर है, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना अंदर आ रहा है इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, तो आप बाहर के जितना भी एटम होगा उस सबको हटा दोगे। अगर बाहर का सारा एटम हटा दिया तो वो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। बाकी सारा पार्ट काट दिया आपने, ध्यान से देखो, आपने क्या किया, बाकी का सारा हिस्सा आपने काट दिया। इट इज़ लाइक कि जैसे ये वाला डायग्राम देखो इस साइड, ये एक एटम है इधर, ठीक है। अब ये जो एटम है इसका बस कुछ छोटा सा हिस्सा ही है जो कि इस क्यूब के अंदर आ पा रहा है, वो ये वाला हिस्सा है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जितना हिस्सा अंदर आ पा रहा है दैट इज़ नथिंग बट 1/8, सिर्फ 1/8 हिस्सा ही अंदर आ पाएगा। कैसे, इसको समझो। मान लो कॉर्नर है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से आपका कॉर्नर है, ठीक है। इस कॉर्नर पे एक पूरा का पूरा एटम ऐसे चिपका हुआ है। आपको बस कैलकुलेट करना है ये शेडेड रीजन वाला, जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, बस ये कितना अंदर है। इतना तो कंफर्म है कि आधा जो ऊपर वाला है वो किसी काम का नहीं है, आधा ऊपर वाला काट दो पूरा, ठीक है। इसका सेमी हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर लो, यानी कि हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर लो, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो इस तरीके से होगा, बस इतना वाला पोर्शन कितना ये निकालना है आपको। तो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन 1/4 है, आधे का 1/4 है इस क्यूब के अंदर, आधे स्फीयर का 1/4 एरिया क्यूब के अंदर है। दैट मीन्स आधा तो पहले आपने कर दिया और 1/4 आपने और कर दिया, टोटल 1/8 हो गया। अभी और ग्राम इसमें डायग्राम से समझ लेना, बट समझाना ही चाह रहा हूँ कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे होगा तो उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही होगा जो कि अंदर आ रहा होगा क्यूब के अंदर, ठीक है। और देखते हैं इसको, तो इस तरीके से ये शो करेगा। अगर आपने सब, अब बस इतना ही पार्ट है जो कि इस क्यूब के अंदर आ रहा है, तो ये 1/8 होता है, ठीक है। आप इसकी फिर कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लोगे। टोटल एटम्स कितने थे आपके पास? 8, लिख लो, भी बताएंगे टोटल कितने एटम्स हैं इस पर, 8। तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंबल क्यूब यूनिट सेल इज़ 8 है आपके पास। लेकिन हर एक एटम जो कॉर्नर पे है वो कितना अंदर है? 1/8, बस 1/8 हिस्सा ही तो है हर एक कॉर्नर पे अंदर। तो उस 8 एटम्स को इंटू 1/8 करना पड़ेगा, तो आपको टोटल क्वांटिटी मिलेगी 1। तो आपको पता चलेगा कि असलियत में इस क्यूब के अंदर सिर्फ एक ही एटम है। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? सिंपल है। अच्छा, अभी फिर से लिखवाऊंगा मैं, तब तक एक चीज़ और देख लो कि एग्जैक्टली कॉर्नर पे जो था वो 1/8 हुआ कैसे। इसको विजुअलाइज करें, समझ में आई थिंक आ गया होगा सबके। बस एक बार ऐसे 3D विजुलाइजेशन ले लो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक एटम है, ठीक है, सेंटर में। ये एटम अ काइंड ऑफ कॉर्नर पे, जैसे मान लो सिर्फ इस एक क्यूब को देखो, इधर वाला, इस क्यूब को अगर आप नोटिस करोगे तो इस क्यूब के कॉर्नर पे ये एटम लगा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि कितना हिस्सा अंदर आ रहा है इसके। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कॉर्नर एटम के केस में आप इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो।
देखो 4 पार्ट नीचे निकाल दिया और 4 पार्ट आपने ऊपर निकाल दिया इस तरीके से। सो आप कह सकते हो कि हर एक, अब ये जितने भी आपने ये क्यूब्स देखे ये सब एक क्या क्या कौन कौन से क्यूब्स हैं, ये थे यूनिट सेल्स। हर एक यूनिट सेल में 1/8 हिस्सा ही आया, टोटल 1 था, 8 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो 1/8 हर एक में आया। सो देयरफॉर ईच कॉर्नर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 1/8 एटम टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। ये केस होता है कॉर्नर एटम्स के लिए, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। तो अब इसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। जब भी आपका सिंपल क्यूबिक सेल होगा या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो उसके कॉर्नर टोटल एटम्स कितने होंगे, टोटल एटम्स होंगे कॉर्नर्स के बराबर। कॉर्नर्स में कितने हैं, 8 एटम्स, 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी समझना, ये कॉर्नर्स की बात चल रही, टोटल कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और एक एटम कितना इंक्लूडेड है एक यूनिट सेल के अंदर, 1/8। एक एटम कितना इंक्लूडेड है, 1/8। तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1 एटम। एक सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल क्यूबिक का केस। अच्छा, क्या क्या स्टडी किया हमने, यहाँ पर देखो, हमने अभी स्टडी किया है सिंपल क्यूबिक। इससे हमने देखा कि 8 कॉर्नर्स में हर एक कॉर्नर 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हर एक एटम का, तो टोटल 1 एटम होता है इसमें। ये चीज़ स्टडी कर ली हमने। अब हम देखेंगे फेस सेंटर्ड के बारे में। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल समझ लो। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके पास, जैसे ये एक आपके पास यूनिट सेल को ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके पास एक यूनिट सेल है, ठीक है। चारों कॉर्नर पे तो एटम्स होंगे ही होंगे, हर एक केस में चारों कॉर्नर पे एटम्स होंगे ही होंगे। जब ये फेस सेंटर्ड की बात कर रहा है तो बस ये कह रहा है कि अब यार जो फेस है, टोटल कितने फेसेस हैं, देखो एक फेस ये सामने वाला 1, एक पीछे होगा 2, साइड में 3, उसके सामने 4, ऊपर 5 और नीचे वाला 6, टोटल 6 फेसेस हैं। तो 6 फेस हैं अगर यहाँ पर, तो हर एक फेस पे एक एक एटम और आ जाएगा, हर एक फेस पे एक एक एटम और आ जाएगा। उसी को रिप्रेजेंट किया यहाँ से, जैसे ये वाला जो एटम है, देखो ये वाला एटम इस एटम की लाइन में है, ये वाला एटम इस एटम की लाइन में है, ये वाला एटम नीचे वाला एटम की लाइन में, ठीक है। इसको हम 3D में समझते हैं, समझ में आएगा। यानी कि कॉर्नर्स पे तो एटम्स हैं ही, साथ साथ में फेसेस में भी एटम्स हैं। देखो कॉर्नर्स में एटम है जो रेड कलर से अभी शो कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके फेस में भी होंगे। ये वाले जो एटम्स हैं ये फेस एटम्स हैं, फेस पे लगा रखे हैं, जो प्लेन सरफेस है उस पे ये एटम है। अच्छा, अब ये जो प्लेन सरफेस पे जो एटम होगा, जो प्लेन सरफेस पे एटम है, कॉर्नर वाला एटम 1/8 हो गया, कॉर्नर वाला एटम 1/8 हो गया। जो फेस पे होगा, कहते फेस पे ये बना रखा है, जो फेस पे एटम होगा वो कैसे आप शो करोगे, जो फेस का एटम होता है, यहाँ पर जो एटम फेस पे होगा, आप वो कहते हो कि वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होगा। जैसे इसी को देख लो, इस डायग्राम में देख लो, यहाँ पर आधा एटम बाहर आ रहा है और आधा एटम अंदर जा रहा है। तो जितना अंदर जा रहा है उसको कैलकुलेट करना है, तो दैट पोर्शन जो अंदर आ रहा है दैट इज़ 1/2। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एटम दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द फेस इज़ हाफ। इतना ध्यान रखना है। अब इसको आगे देखते हैं। अब वही वाली बात है, आपको बस ये चेक करना है कि इस क्यूब के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। कॉर्नर वाले तो फिर से वही 1/8 हो जाएंगे, और जो साइड वाले हैं वो आधे कट जाएंगे, तो वो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। इस तरीके से ये सारे एटम्स कट जाएंगे। देखो फेस वाले सारे एटम्स आधे आधे कटे हैं, कॉर्नर वाले 1/8 कट गए हैं। सो दिस इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
ये आपके कॉर्नर के एटम्स, अब कॉर्नर के एटम्स जो होंगे वो तो 8 एटम्स ही होंगे उन पे, और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 ही होगा, तो 8 इंटू 1/8 1 हो गया। कॉर्नर के एटम्स की तरफ से एक एटम प्रेजेंट है इसके हिसाब से, लेकिन जो फेस में प्रेजेंट है वहाँ पर टोटल 6 एटम्स हैं और हर एक एटम आधा अंदर है, तो 6 इंटू 1/2 एंड दिस विल गिव यू टोटल अमाउंट ऑफ 3। ये कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ से टोटल आपका आ जाएगा 4। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल 4 एटम्स होते हैं। इस कैलकुलेशन को लिख लो। इस कैलकुलेशन को अच्छे से लिख लो। याद क्या रखना है, कॉर्नर वाले एटम्स 1/8 कटते हैं, 3D में समझाया मैंने आपको अभी, एंड जो फेस वाला होता है वो हाफ कट जाता है। ठीक है, यहाँ डायग्राम से भी दिख रहा होगा, ये वाला कॉर्नर वाला जो है 1/8 हो रहा है, फेस वाला आधा हो जाता है। इसको लिख लो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो आपका हो गया, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, उसका बस एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन था ये, आपने इसका अच्छे से लिख लिया होगा कि फेस सेंटर्ड के केस में जब फेस सेंटर्ड कहते हो तो अब एटम्स जो होते हैं आपके कॉर्नर्स में भी होते हैं एंड आपके फेस में होते हैं। कॉर्नर्स टोटल 8 होते हैं और हर एक कॉर्नर पे 1/8 ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो 1 एटम हो गया। ऐसी फेस आपके टोटल 6 हैं और हर एक फेस पे हाफ एटम कंट्रीब्यूटेड होता है, तो टोटल 3 एटम हो गया। तो यहाँ से आपका जो टोटल एटम की क्वांटिटी आती है दैट कम्स आउट टू बी 1 + 3 4 एटम्स। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो स्टडी क्या किया था, पहले हमने देखा प्रिमिटिव यानी कि सिंपल वाला, वो स्टडी हो गया। सेकंड में हमने क्या किया, देख लेते हैं। पहला वाला क्या था, सिंपल। सिंपल में क्या था, सारे कॉर्नर्स पे बस एटम्स लगे थे, दिस वाज अ सिंपल। फेज आते ही फेस पे आ गए थे। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप बॉडी सेंटर मतलब कॉर्नर पे एटम्स होंगे और एक एटम बीचों बीच होगा, यूनिट सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होगा इस तरीके से। इसको और देख लेते हैं। ये आपके 8 एटम्स कॉर्नर पे, और एक सेंटर वाला एटम, और इस तरीके से ये रेड लाइन से जो शो कर रहे हैं ये इसका क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल। बाकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन आप काट दोगे, बाहर के जितने एटम्स जो क्यूब से बाहर निकल उनको काट दोगे, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द यूनिट सेल फॉर बॉडी सेंटर्ड। तो आप उसका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हो। एग्ज़ाम में ये एकदम ऐसे तरीके से नहीं बनाना है, बट अभी आपको इमेजिनेशन के लिए एग्ज़ाम में जो मैंने बगल में बना रखे हैं यहाँ पर डायग्राम्स, इनको बना सकते हो आप। यहाँ पर बॉडी में सेंटर में इस तरीके से सेंटर में पूरा का पूरा प्रेजेंट रहेगा, वो किसी भी तरीके से कट नहीं रहा है, तो आप उसको एक कंप्लीट एटम की तरह काउंट करोगे। तो इस केस में कॉर्नर के 8 एटम्स होंगे एंड सेंटर का एक एटम होगा। तो कॉर्नर के 8 एटम्स अगेन 8 × 1/8 1 एटम की तरह बिहेव करेंगे, एंड जो एक बॉडी के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट होगा उसी क्वांटिटी आप एज अ 1 लेके चलोगे। तो इस वजह से आपके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट जो होंगे वो हो जाएंगे 1 + 1 = 2। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आपने यहाँ पर कितने स्टडी कर लिए, एक तो सिंपल, ठीक है, दूसरा आपने फेस सेंटर्ड स्टडी कर लिया, और तीसरा आपने बॉडी सेंटर्ड स्टडी कर लिया। ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड है।
इसमें कैलकुलेशन आप अगर करना चाहो, आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर भी एक बार चाहो तो देख लो कि जो एटम्स होंगे मेरे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और बॉडी में प्रेजेंट होगा। जो कॉर्नर में प्रेजेंट होगा दैट विल बी 8 कॉर्नर्स एंड 1/8 of each atom is inside every corner, so this will give you 1 atom, and body will be like 1 atom inside completely, and this will be like 1 plus 1 will give me 2 atoms. सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात। इसका बाद आपका एंड सेंटर्ड यूनिट्स है। अब इसको ज़्यादा अब यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये कुछ फेस सेंटर्ड जैसा ही है। फेस सेंटर्ड में क्या था कि सारे फेसेस में आपने एक एक एटम्स लगा दिए थे। याद करो, आपने एक ऐसा क्यूब लिया था, ऐसा क्यूब था, कॉर्नर में तो एटम्स प्रेजेंट थे ही, साथ ही साथ आपने हर एक फेस में भी ले लिए थे एक एटम, या नीचे 6 फेस पे एक एक एटम ले लिए थे। लेकिन अगर आप किसी भी 2 फेस पे एटम लेके रखो, बस सिर्फ 2 फेस में, और वो 2 फेस अपोजिट होने चाहिए, चाहे तो यहाँ रख लो, चाहे इधर उधर रख लो, चाहे आगे पीछे रख लो, कहीं भी 2 एटम्स रखो, बस एंड पे रख लो, END एंड पे रख दो, तो इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट्स, जिसका डायग्राम यहाँ दे रखा है। देखो ब्लू कलर से चारों कॉर्नर पे तो है ही, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, प्लस एक यहाँ प्रेजेंट है, उसके जस्ट अपोजिट साइड नीचे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे इसका, तो कॉर्नर पे 8 एटम्स, 8 कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, और हर एक कॉर्नर पे 1/8 ऑफ द एटम प्रेजेंट है, तो टोटल में आपके पास 1 एटम आ गया यहाँ पर। एंड अब आप एंड की बात करोगे, एंड यानी कि अपोजिट 2 फेसेस, किसी भी 2 फेस पे लगे होंगे, तो 2 एटम्स, 2 फेसेस आपके पास 2 लग रहे हैं, और हर एक फेस पे हाफ एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, बस ये आपको पता है पहले से, तो इंटू 1/2 + 1 हो गया, तो इन टोटल ये हो जाएगा 2 एटम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का सब समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आ गया हो तो मुझे को बताओ कमेंट में, कमेंट सेक्शंस, ये लाइव चैट में मुझे एक बार बताओ कि समझ में आ गया कि नहीं। देन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा है, देन आज की क्लास हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ये अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। मुझे का बताओ समझ में आया कि नहीं, और किसी भी चीज़ में अभी तक इश्यू हो तो मुझे बताओ। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर बाई चांस नहीं समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम होता है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, मैं ऑन द स्पॉट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी चैप्टर मतलब तो आज का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, ये और देख लो। ये एक टाइप की समरी है जो मैंने अभी पढ़ाया। ठीक है, आपने देखा कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, पहला था सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक आपने देखा नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर 8 थे, हर एक कॉर्नर में 1/8 हो जाता, तो टोटल 1 हो गया। फेसेस पे 0 थे, सेंटर पे 0 थे, तो टोटल 1 हो गया। ऐसी बॉडी सेंटर्ड में आपने देखा कॉर्नर पे भी थे और बीचों बीच था, तो 2 हो गए। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पे थे और फेस पे थे, 6 फेस पे थे, 6 × 1/2 टोटल 4 हो गए। एंड सेंटर्ड में भी ऐसा केस था कि फेसेस पे 2 थे, कॉर्नर्स पे तो थे ही, टोटल 2 हो गए। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ये BCC, इसको शॉर्ट फॉर्म में BCC एंड इसको FCC बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि सिंपल क्यूबिक का, BCC, FCC का, एंड सेंटर्ड क्यूबिक का, इन सब की रैंक क्या होती है? व्हाट इज़ ये रैंक? कंफ्यूज नहीं होना है। रैंक इज़ नथिंग बट द टोटल एटम्स, कितने टोटल एटम्स है उसी को रैंक बोला जाता है, कंफ्यूज करने का तरीका है। तो सिंपल क्यूबिक का रैंक 1 हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड का 2 हो जाएगा, फेस सेंटर्ड की रैंक 4 हो जाएगी, एंड सेंटर्ड की रैंक 2 हो जाएगी। दीज आर द रैंक्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो।
अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे कंसेप्ट में चलते हैं। अभी तक आपने जितने यूनिट सेल्स पढ़े वो थे क्यूब बेस्ड, क्यूब, ठीक है। एक आपने सिंपल पढ़ा, BCC, FCC, ये सारे पढ़े, क्यूब के बेस थे। एक एग्जामिनेशन में आपके आता है, ये क्वेश्चन में आ गया था, बड़ा कंफ्यूज किया था इसने बच्चों को, कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ, क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, इसकी रैंक क्या होती है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, वो फाइंड आउट करना था। अब क्यूब का तो मुझे पता है कि यार क्यूब के अगर कॉर्नर में एक एटम है, मैंने अभी कैलकुलेट किया, तो वो 1/8 हो जाएगा, इंटू कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन हेक्सागोनल इज़ नॉट अ क्यूब, ये रहा हेक्सागोनल, ये आपका डायग्राम बना हुआ है, किसी कोने से क्यूब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ही चेक करना चाहूँ कि यार ये वाला जो एटम है कितना इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है, ये कितनी, इसका शेडेड पोर्शन कितना है, ये 1/8 नहीं होगा, ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूज कर दिया था इस क्वेश्चन ने, तो आज उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हेडिंग डाल लेना हेक्सागोनल यूनिट सेल। अभी तक क्यूबिक पढ़ा था, एक थोड़ा एडिशनल पढ़ लेते हैं हम लोग, हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसका मैं टॉप व्यू बनाऊँ, क्या बनाऊँ, टॉप व्यू, तो आप ये समझो, पहले इसके हम कॉर्नर्स फाइंड आउट करते हैं। कॉर्नर्स पहले हमें देखना है कि टोटल कॉर्नर्स हैं कितने। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल कितने हो गए, 12 कॉर्नर्स हो गए। ये दिख रहा है, एविडेंट है। कॉर्नर, सेंटर की बात नहीं चल रही, कॉर्नर्स की बात चल रही है, ठीक है। अब मेरा एम होता है कि कॉर्नर का कितना हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। हेक्सागोनल शेप कैसा होता है, इस तरीके से समझना इसको, एक बार समझ जाओगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। और ये इस तरीके से नीचे एक्सटेंडेड है, ऐसा ही है हेक्सागोनल, ठीक है। मान लो ये वाला यहाँ एक एटम यहाँ पर है, इसको स्टडी करना है, ठीक है। हमें ये देखना है कि कितना अंदर है इसके प्रेजेंट, हमें ये देखना है ये अंदर शेडेड रीजन कितना अंदर प्रेजेंट है। 1/8 नहीं है इस बार, कुछ और होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इतना कंफर्म है कि इसका ऊपर वाला हिस्सा तो आधा कट ही जाएगा, यानी कि जैसे ये है, इतना ऊपर वाला हिस्सा तो कट ही जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा काट दो, यानी कि बस एक इसका नीचे का हेमिस्फीयर रह जाएगा, इस तरीके से। ऊपर वाला हिस्सा आपने काट के अलग कर दिया, ये रिमूव कर दिया, यानी कि आपने एक बार इस पूरे स्फीयर को हाफ में काट चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नीचे वाला हेमिस्फीयर इस हेक्सागन के अंदर फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है, इस तरीके से। मान लो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे है, इस तरीके से हेक्सागन में अटका हुआ है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, और ये नीचे से लाइन जा रही है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये शेडेड रीजन कितना है, ये वाला, ये शेडेड रीजन कितना है। अब इसके लिए इसको, अब इस चीज़ को ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं। इसको टॉप व्यू से देखते हैं। टॉप व्यू से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये हेक्सागन है, टॉप व्यू से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। और अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना है। हेक्सागन के अंदर ये वाला जो एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है, पता है, नॉर्मल सी बात है। ये एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ये वाला शेडेड रीजन का एंगल 120 डिग्री होता है। अच्छा, टोटल एक सर्कल का इस पॉइंट के अबाउट, एक पूरे टोटल इस सर्कल का एंगल कितना होता है, 360। तो आप ये कह सकते हो कि 360 डिवाइडेड बाय 120 विल गिव मी 3। समझना बात को, ऐसे देख लो, या कहो कि 120 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, ये 1/3 आ जाएगा। यानी कि 120 डिग्री जैसे यहाँ पर 3 हिस्से बन सकते हैं, ये भी 120 हो सकता है, ये भी 120 हो सकता है, 3 हिस्से बन सकते हैं। और उन 3 में से सिर्फ एक ही हिस्सा है जो हेक्सागन के अंदर आ रहा है, यानी कि ये जो रीजन है ये सिर्फ 1/3 है, यानी कि ये जो शेडेड रीजन है दिस इज़ जस्ट 1/3। तो आधे का 1/3 है ये, आधा पहले ही काट चुके हो, ऊपर का निकाल चुके हो, आधे का 1/3 हिस्सा इस हेक्सागन के अंदर आ रहा है। तो आधे का 1/3 हिस्सा कितना होता है, 1/6।
ऐसे निकालना पड़ेगा आपको हेक्सागन का कॉर्नर पे कितना एटम अंदर प्रेजेंट है यूनिट सेल के। बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर है। बात वही किया मैंने, मुझे क्या करना था, हेक्सागन के कॉर्नर का एटम देखा, ये वाला इसमें एटम देखा मैंने, और मुझे फाइंड आउट करना है ये कितना अंदर प्रेजेंट है। तो पहले मैंने इसको आधा कर दिया क्योंकि ऊपर तो मुझे कंफर्म है कि अंदर नहीं है, ऊपर का काट दिया। ऊपर का काटने से मुझे ऐसा कुछ डायग्राम दिखा और मैंने इसका एंगल फाइंड आउट किया, कितना एंगल इस हेक्सागन के अंदर आ रहा है। देखा 120 डिग्री आ रहा है। टोटल कितना होता है स्फीयर का, 360। तो 120 डिवाइड बाई 360 किया, 1/3 आ गया। दैट मीन्स 1/3 एरिया ही है जो कि हेक्सागन के अंदर आ रहा है, और ये आधे का 1/3 है, तो आधा पहले ही कर चुके हो, तो हाफ इंटू 1/3 विल गिव मी 1/6। तो यहाँ से आ जाएगा कि कॉर्नर्स आपके 12 हैं और हर एक कॉर्नर पे 1/6 कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है हर एक एटम का। तो टोटल हो जाएगा ये कितने, 2 एटम्स। ये सिर्फ कॉर्नर की बात चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। कॉर्नर्स में 2 एटम्स हैं। अच्छा, इसके बाद आप बॉडी की बात करोगे, क्या इसके सेंटर बॉडी में एटम्स आ सकते हैं? हाँ, बहुत जगह होती है। हमने देखा गया कि हेक्सागन के अंदर 3 बॉडी के अंदर एटम्स आ सकते हैं। जैसे आपने देखा था अभी क्यूब के केस में 1 आ रहा था, हेक्सागन में 3 आ जाते हैं। क्यूब के केस में क्या था कि इस तरीके से क्यूब के वो एटम्स लगे हुए थे, बीच में ये गड्ढा सा एरिया था ना, इसी गड्ढे के ऊपर एक एटम और आ जाता था, तो इसलिए सेंटर में सिर्फ एक एटम आ पा रहा था। हेक्सागन के केस में क्या होगा, खुद सोच के देखो, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है, और एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, एक ऐसे है और फिर एक ऐसे है। ये कुछ हेक्सागोनल शेप बन रहा है आपका, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपके 3 एटम्स को रखने की जगह होती है कि यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो और यहाँ रख सकते हो। अभी के लिए समझ लो, धीरे धीरे अभी इसको और डिटेल में समझेंगे जो हेक्सागन वाले स्ट्रक्चर को, तो समझ में आएगा कि सेंटर में 3 कैसे आराम से आ जाते हैं। यहाँ गैप बचा होता है 3 के लिए, तो वो 3 आ जाते हैं, 1 2 3। तो बॉडी में बीचों बीच 3 एटम्स कम्प्लीटली आ जाएंगे। तो 3 एटम्स के पूरे हो गए, कोई पार्ट डिवीजन नहीं है उनका, कम्प्लीटली आ गए। अच्छा, और क्या पॉसिबल है, फेस। फेस कितने हैं इसके पास, 2 फेस हैं। देखो हेक्सागोनल फेस की बात चल रही है, रेक्टेंगुलर फेस की नहीं। हेक्सागोनल फेस 2 ही हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। सेंटर में यहाँ पर हो सकता है फेस पे और एक नीचे हो सकता है। फेस में तो हमेशा पता है हाफ होता है, आधा कट जाता है, देखो आधा ऊपर कट जाएगा और इसमें आधा नीचे कट जाएगा। तो फेस में आपके टोटल 2 एटम्स हैं और हाफ हो जाएगा, दिस विल काउंट विद 1। तो यहाँ से आपको टोटल एटम्स मिलते हैं, टोटल एटम्स ये निकल के आते हैं 2 + 3 + 1, दिस कम्स आउट टू बी 6 एटम्स। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो रैंक होता है उसकी वैल्यू होती है 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया हो, नहीं तो उसको फिर से देख लेना एक बार, दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल का इस तरीके से हम रैंक निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 1 घंटा तो हो गया हमें, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज आप लोगों ने कितना पढ़ लिया, खुद सोचो। आपने सॉलिड के बारे में समझा, देन सॉलिड की 2 क्लासिफिकेशन समझी, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। दैन क्रिस्टलाइन की आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट और मॉलिकुलर, चारों कैटेगरी समझी। दैन उन सब के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लैटिस को समझा, लैटिस से यूनिट सेल समझे। यूनिट सेल की हेल्प से हमने समझा कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं यूनिट सेल के। तो वहाँ 2 क्लासिफिकेशन थे बेसिकली, एक सिंपल और एक सेंटर्ड। सेंटर्ड में 3 और निकल आए थे, एक फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एक एंड सेंटर्ड। अब उन सब को हमने स्टडी कर लिया अच्छे से। उसके बाद एक स्पेशल केस आ गया था, हेक्सागोनल क्वेश्चन आया था, तो मैंने पढ़ा दिया कि हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो उसमें तरीका बता दिया आपको किस तरीके से निकाला जाता है कॉर्नर एटम्स के बारे में। आपने यहाँ कैलकुलेट किया, टोटल आपने याद कर लो, हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो रैंक 6 होती है, हेक्सागोनल 6 है तो उसके 6 होंगे, ऐसे याद कर लो। दैन इसके बाद हम लोग जो कल स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे कल सेल पैरामीटर्स। इस तरीके का होता है सेल पैरामीटर्स, ये कल इस टॉपिक को उठाएंगे, सेल पैरामीटर समझेंगे और इसके बेसिस से भी क्लासिफिकेशंस होती हैं यूनिट सेल की, वो समझेंगे। जब ये हो जाएगा तो हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम ये करेंगे, रेडियस निकालना सीखेंगे एंड कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख लेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा कल पैकिंग एफिशिएंसी अगर हो जाए तो अच्छी बात है,
इस तरह से धीरे धीरे सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, आई थिंक इट विल हार्डली टेक अ वीक टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो पूरे वीक अच्छे से बने रहें और इसको पढ़ते रहें, ठीक है। चलो।